नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गुदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत करवाई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हिंदी विषय के लिए आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, और वह है संक्षिप्तीकरण और वृद्धिकरण। तो आइए हम देखते हैं संक्षिप्तीकरण वृद्धिकरण क्या है और उसे कैसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आइए देखते हैं संक्षिप्तीकरण, संक्षेपण या सारांश लेखन किसे कहते हैं और किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है संक्षिप्त करना, निचोड़ या सार प्रस्तुत करना, गद्यांश का मूल विचार या मूल तथ्य प्रस्तुत करना। इसी तरह से हम देखते हैं कि कैसे किया जाता है संक्षेपण, क्योंकि संक्षिप्तीकरण करना एक कला है और उस कला का विकास किस तरह से किया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले है जो भी गद्यावतरण गद्यांश संक्षिप्तीकरण के लिए हमारे सामने है उसे हम कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ चीजें छूट जाती हैं। 2 बार पढ़ने से भी हो सकता है हम उसकी गहराई तक ना पहुंच पाए। तो जैसे जैसे हम उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि समग्र अर्थ, समग्र भाव जो है वो हम उसको पकड़ पा रहे हैं। दूसरी बात है, जैसे ही हमने मूल भाव को समझ लिया हम उसको रेखांकित कर लें। तीसरा है, हम ये ध्यान रखें कि जो भी गद्यांश दिया गया है उसका संक्षिप्तीकरण 1/3 से अधिक न हो, अर्थात संक्षिप्तीकरण 1/3 शब्दों में ही लिखा जाना आदर्श संक्षिप्तीकरण माना जाता है। अगर 9 पंक्तियां हैं गद्यावतरण की तो हमें उसे 3 में बदल देना है, और अगर 100 शब्द हैं तो हमें लगभग 35 शब्दों में उसे संक्षिप्त कर देना है, उसे छोटा कर देना है। अब कौन सी चीजें हम उसमें से हटाएंगे जो वो छोटी होंगी? वह गद्यांश छोटा होगा। दृष्टांत, अंतरकथा, अलंकार, विशेषण, उदाहरण अगर उसके अंदर है तो हमें उससे हटा देना चाहिए। और लेकिन इनको हटाते समय भी हमें यह ध्यान रखना है कि गद्यांश की क्रमबद्धता और व्यवस्था जो है वो न बिगड़े, वह बनी रहे। इन कुछ चीजों को हमें संक्षिप्ण करते समय, संक्षिप्तीकरण करते समय ध्यान रखना चाहिए। संक्षिप्तीकरण करते समय जितना महत्वपूर्ण ये है कि हम जानें कि हम संक्षिप्तीकरण कैसे करें, क्या करें, उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम यह भी जानें कि हम क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मूल भाव का संक्षेपण करना है, उसकी व्याख्या नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही हम व्याख्या करने लगेंगे वो विस्तार हो जाएगा, वह संक्षिप्तीकरण नहीं होगा। दूसरा है, हम यह ध्यान रखें कि जो भी बात हम कहने जा रहे हैं, मूल तथ्य कहने जा रहे हैं, उसमें पुनरुक्ति न हो, एक बात को बार बार न कहा जाए। और विशेष सावधानी रखें कि व्यास शैली का प्रयोग न करें, अर्थात विस्तार न दें। हमें संक्षिप्तीकरण करना है। हम पहले भी कह चुके हैं कि संक्षिप्तीकरण एक कला है, तो इसलिए हम उसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें मूल गद्यांश को छोटा करना है, उसे बिखेरना नहीं है, उसे बड़ा नहीं करना है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि मिथ्याभास नहीं हो उसमें। मिथ्याभास से तात्पर्य ये है कि उस गद्य में मौजूद मूल संदर्भ व तथ्य व जस के तस रहे, उसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। और अगर गद्यांश में मुहावरे और सूक्तियों का प्रयोग है तो हम उसे हटा दें, उनका प्रयोग हमें अपना संक्षिप्तीकरण करते समय नहीं करना है। अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अनावश्यक शब्द या चमत्कार
प्रस्तुत करने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए, और व्याकरण अशुद्धता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह देखते ही उसका प्रभाव जो है वो नकारात्मक होता है। क्लिष्ट व रूढ़ भाषा का प्रयोग गद्यावतरण का संक्षिप्तीकरण करते समय नहीं होना चाहिए। भाषा अपनी होनी चाहिए और सहज व सरल होनी चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं कि अच्छे संक्षेपण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। अच्छा संक्षेपण वही है जिसे हम कम समय में थोड़े श्रम से समझ सके। क्यों संक्षेपण क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों है? समय की बचत के लिए। हम देखते हैं कि 4 घंटे की फिल्म की समीक्षा एक समीक्षक, एक आलोचक 2 पृष्ठों में कर देता है, या फिर 500 पृष्ठों के महाकाव्य या उपन्यास, बड़े साहित्य रचना, यात्रा वृत्तांत की समीक्षा करते समय समीक्षक जो है वो उसे 1 या 1.5 पेज में समेट देता है। तो समीक्षक ने जिस शैली का प्रयोग किया वह संक्षिप्तीकरण की शैली ही है। इसलिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कम समय में और थोड़े श्रम से समझा जा सकता है, मूल भाव तक पहुंचा जा सकता है। और अच्छी संक्षेपण की एक और विशेषता है, संक्षेपक अपनी तरफ से ना कुछ जोड़े और ना छोड़े। वाक्य संरचना में प्रवाह होना चाहिए और बोधगम्यता होनी चाहिए। स्पष्ट, संक्षिप्त, सरल, क्रमबद्ध, समग्र होना चाहिए संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण की भाषा अपनी हो। संक्षेपक अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए संक्षिप्तीकरण करे और भाषा शुद्ध, रोचक, सहज हो। कारक चिन्ह, योजक चिन्ह, विराम चिन्हों का प्रयोग भी सावधानी से होना चाहिए। संक्षिप्तीकरण करते समय समास शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह से जो निचोड़ निकलता है वो यही है कि संक्षिप्तीकरण का मूल मंत्र है अभ्यास। अभ्यास के माध्यम से ही संक्षिप्तीकरण की कला में कुशल बना जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारे सामने एक गद्यांश है। यह गद्यांश आरएएस की मुख्य परीक्षा 2018 की सामान्य हिंदी में पूछा जा चुका है। गद्यांश इस प्रकार है, जीवन ज्ञात व अज्ञात का मिश्रण है। इन दोनों में से एक भी कम हो जाए तो जीवन अधूरा हो जाएगा। हमारा एक हिस्सा है जो निश्चित राय रखता है, एक अन्य हिस्सा हमेशा अज्ञात का पता लगाने के लिए उकसाता रहता है। बुद्धिमान वही है जो अनिश्चितता का सामना करने और उसमें से उत्तम अवसर पैदा करने की कुशलता विकसित कर लेता है। आश्चर्य किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने की अंतहीन संभावना उत्पन्न कर देता है। हम जितना अधिक जानते हैं उतनी ही अधिक अज्ञात के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है। आश्चर्य किसी पुरानी बात के लिए ही नहीं होता है। पक्की राय उसके लिए हो सकती है जो नया नहीं है। जो व्यक्ति केवल आश्चर्यचकित रहता है वह भ्रमित रहता है। जो सब बातों के प्रति पूर्ण रूप से निश्चित होता है वह निष्क्रिय व सुस्त हो जाता है। इस गद्यावतरण में हम देखते हैं कि जब हम इसको पहली बार पढ़ते हैं तो हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि इसमें क्या कहने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं और तीसरी बार पढ़ते हैं तो हमारी समझ में आता है कि यहाँ पर जीवन में 2 तत्वों के मिश्रण को महत्वपूर्ण बताया गया है, और वह 2 तत्व हैं नवीनता और पुरातनता, ज्ञात और अज्ञात। दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों समानांतर रूप से महत्व रखते हैं, समानांतर चलते हैं। जीवन सदैव नई वस्तु की खोज में लीन रहता है, वहीं पुरानी राय के प्रति उसकी वैचारिक जो स्पष्टता है वो और ज्यादा स्पष्ट होती चली जाती है। जीवन में पूर्णता का एहसास जो है वो निष्क्रियता को जन्म देता है।
तो ये इसका निचोड़ यही है कि जीवन में ज्ञात और अज्ञात दोनों का मिश्रण है, दोनों का महत्व है, दोनों समानांतर चलते हैं और हम जितना अधिक जानते हैं उतना ही अधिक हमारे अंदर जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। और अंत में ये कहा गया है कि जो सब कुछ जान लेता है, पूर्णता जिसके अंदर पूर्णता का भाव आ जाता है, वह अकर्मण्य हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, सुस्त हो जाता है। इस तरह से इस गद्यावतरण में हमें स्पष्ट होता है कि किस तरह से विचार एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जुड़े हुए हैं और उन कड़ियों को खोलने के लिए हमें इन्हें पढ़ना, इसकी गहराई तक पहुंचना, इसके मूल भाव तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। संक्षिप्तीकरण में शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम शीर्षक पर बात करें तो शीर्षक कैसा होना चाहिए? शीर्षक में हमें ध्यान रखना चाहिए कि केंद्रीय भाव का ही शीर्षक हो। केवल पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति पढ़कर हमें शीर्षक का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। और शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिससे गद्यांश का संकेत मिले कि उसका अर्थ क्या है, उसमें कौन से भाव को स्पष्ट किया गया है। शीर्षक 3 या 4 शब्दों से अधिक न हो, यह भी ध्यान रखना होगा। पिछला जो हमने देखा है गद्य, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए? उसका शीर्षक होगा जीवन ज्ञात अज्ञात का मिश्रण। इसे हमने हाईलाइट भी किया था और यही शीर्षक भी होना चाहिए। आइए हम बात कर लेते हैं आज के दूसरे बिंदु के बारे में, दूसरे विषय के बारे में। सामान्य हिंदी का जो दूसरा विषय है जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं वह है वृत्तीकरण, विशदीकरण। कई नामों से इसे जाना जाता है, पल्लवन, भाव विस्तार या भाव विस्तारण। ये क्या है और इसमें हम कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, आइए देखते हैं। वृद्धिकरण या जिसे पल्लवन भी कहा जाता है, सबसे पहले हम उसके अर्थ के बारे में बात करेंगे। अर्थ पर बात करते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है संक्षिप्तीकरण का ठीक विपरीत। वृद्धिकरण संक्षिप्तीकरण का ठीक विपरीत है। तो जो नियम वहां पर लागू किए हैं हमने, उसमें से हम उसको ठीक उल्टे नियम यहाँ लागू करेंगे। अर्थात वृद्धिकरण का तात्पर्य है वृद्धि करना या बढ़ाना। इसी तरह से उसे पल्लवन क्यों कहा जाता है? पल्लवन अर्थात पत्ते, पत्तों व पौधों का विस्तार होता है। पत्ते जब बढ़ते हैं किसी भी शाखा पर तो पौधे का विस्तार होता है, उसे पल्लवन कहते हैं। यही प्रक्रिया वृद्धिकरण करते समय अपनाई जाती है कि उसका एक एक करके धीरे धीरे विस्तार किया जाता है। वृद्धिकरण से हम अर्थ व्याख्या करने से भी ले सकते हैं। इसमें भाव सौंदर्य को प्रकाशित किया जाता है और विशेष रूप से किसी सूक्ति, वाक्य, कथन, कहावत, लोकोक्ति को फैलाना, बढ़ाना या व्याख्या करना वृद्धिकरण है। इसमें प्रसंग, निर्देश, उदाहरण, टीका, टिप्पणी, आलोचना, समालोचना के साथ विस्तार करना होता है। और अगर हम इसका निचोड़ निकालें तो उसका निचोड़ एक शब्द में, एक पंक्ति में यही है कि क्रमबद्ध तरीके से विस्तृत करना ही वृद्धिकरण कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि हम इसे कैसे करें? आदर्श वृद्धिकरण किया जा सके, पल्लवन किया जा सके किसी पंक्ति का, किसी सूक्ति का, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? वही फॉर्मूला, वही नियम हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी प्रश्न में पूछा गया है, जो पंक्ति दी गई है, जो सूक्ति दी गई है, जो कथन दिया गया है, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इतने ध्यान से कि हम पंक्ति के गर्भ में छिपे भाव या विचारों के पुंज तक पहुंच सके, उसके मर्म तक पहुंच सके, उसकी गहराई तक पहुंच सके। और जब हम गहराई पर पहुंच जाएंगे तो उसको खोलने के लिए, उसके पंखुड़ियों को खोलने के लिए हमें व्यास शैली का प्रयोग करना होगा, अर्थात विस्तार करना होगा। और अगर हमें लगता है कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, हमें कैसे क्रम रखें, कहीं क्रम उल्टा सीधा नहीं हो जाए, तो हम एक काम और कर सकते हैं कि हम उसमें रूपरेखा बना सकते हैं, रफ ड्राफ्टिंग कर सकते हैं उसकी। भाषा विज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण, तर्क क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल का प्रयोग जो है वो इसमें बहुत महत्व रखता है।
संक्षिप्तीकरण करते हुए जो तथ्य, जो उदाहरण, जो अलंकार, जो अंतर कथाएं हम हटा देते हैं, वही वृद्धिकरण करते समय हमारे पास छूट होती है कि हम अपनी बात की पुष्टि, अपने विचार को शक्तिशाली बनाने के लिए उन सबको जोड़ सकते हैं। और एक सामान्य सा नियम हम जानते हैं कि वृद्धिकरण लिखते समय हमें हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखना होता है। अब प्रश्न ये है कि अच्छे पल्लवन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं अच्छे पल्लवन में या अच्छे वृद्धिकरण में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। की भाषा सरल, सुबोध, सारगर्भित होती है। मूल विचार की हमें कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। यही हमें संक्षिप्तीकरण के समय भी ध्यान रखना है और पल्लवन के समय भी ध्यान रखना है। और निबंधात्मक प्रक्रिया है ये। किसी भी एक विचार को बढ़ाना एक निबंधात्मक प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी हमें यह ध्यान रखना है कि यह निबंध नहीं है, यह निबंध से अलग है, और इसलिए हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होता है। और अगला बिंदु ये है कि इसमें विचारों का सहज, संबद्ध, क्रमबद्ध विकास होना चाहिए। ऐसे बिखरे बिखरे और असंबद्ध विचार नहीं होने चाहिए। अनावश्यक, असंबद्ध, अप्रासंगिक व पुनरावृत्ति का हमें त्याग करना होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि हम अपने बात को बढ़ाते समय कोई भी इसमें अप्रासंगिक, अनावश्यक या अप्रिय बात न कहें। और महत्वपूर्ण है कि हम शब्द सीमा का ध्यान रखें। यही एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है कि सीमित शब्दों में करते हुए हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। तथ्य व उदाहरण का प्रयोग हम कर सकते हैं, ये हम बात कर चुके हैं इस पर। आइए अब हम एक नजर डाल लेते हैं कुछ उदाहरणों पर। कौन से उदाहरण? कुछ ऐसी पंक्तियां, कुछ ऐसी सूक्तियां, कुछ ऐसे कथन जिनका विस्तार किया जा सकता है, या फिर पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन पर प्रश्न पूछा जा चुका है। सबसे पहले आरएएस 2018 में प्रश्न पूछा गया था वृद्धिकरण के लिए। वह विषय था असफलताएं सफलता का आधार स्तंभ है। हम विद्यार्थी हैं, हम जीवन भर सीखते हैं, हम जीवन भर अपने कर्मशील रहते हैं, और इस दौरान हमें बहुत सारी जगह असफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन हम सोच के देखिए, क्या वो असफलता वास्तव में असफलता थी या सफलता के मार्ग का एक पड़ाव था? इस तरह से हम अपने विचार को विस्तार दे सकते हैं। उदाहरणों का अपने नित्य प्रति रोज के जो हमारे दिनचर्या के उदाहरण है, उनका भी बहुत कुशलता से, बहुत संक्षिप्त में प्रयोग करके हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आरएएस 2016 में जो बिंदु आया था, जो पंक्ति आई थी, वह था करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। यह पंक्ति जो है वो सृष्टि के सभी जीवों, सभी प्राणियों, सभी मनुष्यों पर लागू होती है। कोई भी नया काम करते समय हम जो है उससे अनभिज्ञ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं तो हम उसमें कौशल प्राप्त करते जाते हैं, कुशल होते जाते हैं। इसी तरह से संक्षिप्तीकरण व वृद्धिकरण भी एक इस प्रकार का कौशल है जिससे हम अभ्यास के द्वारा इसमें पारंगत हो सकते हैं। और एक विषय जो 2013 में जो बिंदु आया था, वह था मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम अपने आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं, हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, हम न्यूज चैनल्स पर ये देखते हैं कि कई बार जो है वो अपंग या दिव्यांग मनुष्य जो है वो बड़े बड़े काम करते हैं। ओलंपिक में, एशिया गेम्स में कितने गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं, लेकिन एक बहुत ही बलशाली, सर्व गुण संपन्न मनुष्य भी पूरी तरह से हार मान लेता है और आत्महत्या कर लेता है। तो शक्ति कहाँ है? शक्ति हमारे मन के भीतर विद्यमान है। वही हमें पहचाननी है और उसी शक्ति के पुंज को पकड़कर हमें अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। कुछ और विषय हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे पराधीन सपने हो सुख नाही। अर्थात पहले हमने सबसे पहले ये कहा था कि ये इसका हमें बहुत ध्यान से इसे पढ़ना होगा और इसके भाव को तक पहुंचना होगा।
इसका भाव ये है कि पराधीन व्यक्ति स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अब जब हम पराधीनता की और स्वाधीनता की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। एक पिंजरे में पड़ा हुआ पक्षी, उसे चाहे दुनिया भर के व्यंजन दे दिए जाएं, दुनिया भर की चीजें दे दी जाएं खाने को, लेकिन और सोने के पिंजरे में चाहे क्यों ना रखा जाए, लेकिन उसको सबसे ज्यादा आनंद किसमें मिलता है? जब पिंजरा खोल दिया जाता है और अपने पंख फड़फड़ाकर वह उड़ जाता है। उसे प्रकृति ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए, इसलिए सोने के पिंजरे में रहकर भी उसे वह खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है। यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। और एक विषय है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। असली शांति, असली मानसिक सुकून हमें तभी प्राप्त होता है जब हम दूसरे की खुशी देखते हैं, दूसरे का भला करते हैं। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दैव दैव आलसी पुकारा, यह भी पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है इस पर भी, कि जो आलसी होता है वही भाग्यवादी होता है, वही भाग्य का सहारा लेता है। कर्म में जो विश्वास नहीं रखता है वही भाग्य को दोष देता है। समय चूकी पुनि का पछताने, एक बार जब अवसर निकल गया, फिर हमें हाथ में केवल पश्चाताप रहता है, और पश्चाताप करने से फिर कोई फायदा नहीं है। जो बीत गया, जो चूक गया, उस पर पश्चाताप करने से अच्छा है कि हम समय को, अवसर को पहचाने, उसका सदुपयोग करें और उसका अधिकतम से अधिकतम लाभ लेने का प्रयास करें। होनहार बिरबान के होत चीकने पात, ये भी स्पष्ट है कि जो मनुष्य होनहार होता है, प्रतिभाशाली होता है, बचपन से ही उसके वह जो प्रतिभा है वह दिखाई देने लगती है। और उपदेश कुशल बहुत तेरे, बहुत सारी चीजें हैं। जब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब स्वयं उनको उस पर चलने की बारी आती है तो वो कंधी काट जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म है, यह हमारे सभी धर्मों की आधार भूमि रही है कि अहिंसा सबसे बड़ा परम धर्म है। जैन धर्म ने सबसे पहले अहिंसा को परमो धर्म माना। महात्मा गांधी जी ने भी इसी पर बात की है। और नीम हकीम खतरा ए जान, इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं कि जब अध कचरा ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए ज्ञान को पूरा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और गहराई में जाकर पूरी पारंगत, पूरी कुशलता प्राप्त करनी चाहिए, वरना अज्ञानता जो है वो अपने आप में खतरनाक साबित होती है। बहुत से उदाहरण भी अब इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं, कुछ बिंदु हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ इस तरह के विषय हैं जो पिछले प्रश्न पत्रों में भी आ चुके हैं। और बहुत से विषय हो सकते हैं, समय प्रबंधन हो सकता है, जीने की कला हो सकता है, और बहुत सारी चीजें जो है वो खेल खेल पर खेल के विषय में पूछा जा सकता है, कला के विषय में पूछा जा सकता है, और कंप्यूटर पर पूछा जा सकता है। तो हम अपने भाषा कौशल को इतना पारंगत रखें, अपनी सजगता, अपनी सचेतनता को बढ़ाए रखें, और इतने सावधान रहें, और जनरल अवेयरनेस हमारी इतनी होनी चाहिए कि हम तुरंत कोई भी विषय आए उस पर अपने विचारों का विकास कर सकें। वो कैसे होगा? वो भी अभ्यास से होगा, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। और हम भी बार बार अभ्यास करेंगे तो हम भाषा में पारंगत हो जाएंगे। इसके लिए नित्य प्रति हमें अध्ययन अध्यापन अवश्य करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ज्ञान सुधा के इस मंच से बहुत सी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। पुनः धन्यवाद। और आयुक्तालय राजस्थान, कॉलेज शिक्षा राजस्थान के द्वारा संचालित इस ज्ञान सुधा कार्यक्रम के लिए हम हमारे पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक नई पहल की है और हमारे प्रतिभाशाली युवा विद्यार्थियों के लिए नए द्वार खोले हैं सफलता के। पुनः धन्यवाद।